हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने माध्यमिक परीक्षा 2026 में जो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है उसके लिए मॉडल पेपर, नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं, नील पत्र भी जारी कर दिए हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो साइट पर उपलब्ध है उसका हल देखेंगे, किस प्रकार पेपर आएगा, कैसे पैटर्न रहेगा, और जितने भी मॉडल पेपर हैं उनका भी हल हम आपको जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का है, 80 का पूर्णांक रहेगा आपका। अब देखो भी खंड ए आने वाला है आपका इस प्रकार, उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। पहला प्रश्न देखो भी, निम्न में से 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का संबंध किससे था? इसमें आपको नेपोलियन बोनापार्ट आपका आंसर होगा। क्या होगा भी? नेपोलियन बोनापार्ट, ए ऑप्शन राइट होगा। साथ में बाइलिंगुअल आने वाला है, अंग्रेजी में भी इसका क्या है भी आपको मिलेगा। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था भी? इसका आंसर रहेगा ए, 1914 में हुआ था। और इसकी डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 28 जुलाई। क्या बताएंगे भी? 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने किया था? ये किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। ये भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखो भी, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसने कहा था? नीचे 4 नाम दिए गए, मेनाकियो, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग। इसमें आपका मार्टिन लूथर आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहां पर बसाई थी भी? ये पंजाब में बसाई थी। कहां बसाई थी भी? पंजाब में। और भारतीय वन्य जीव रक्षण या संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये प्रश्न बार बार आ रहा है, 1972 में। ये 9 सितंबर डेट, कई बार डेट आती है तो आप इसका 9 सितंबर याद रखेंगे, ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या दिया, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहां पर आएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। नवीकरणीय या नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है, जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते आसानी से? यहाँ पवन को कर सकते हैं, जल, वन है। यहाँ पर धातु आपका आंसर क्या होगा भी? सही होगा, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस परिवहन से संबंधित है भी? ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सड़क परिवहन से है। इसमें 4 बड़े राज्य जो शहर हैं जुड़ते हैं, स्टेट, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। ये 4 बड़े राज्य हैं, इनसे जुड़ते हैं, तो ये बार बार पुटअप हो रहा है। आगे देखो भी, विवाह या गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय संघीय व्यवस्था की किस सूची में शामिल है? ये संवर्ती सूची में। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी? राइट होगा। सिहेली समुदाय का संबंध किस देश से है भी? ये श्रीलंका से संबंधित है। ये कुल आबादी का लगभग 75% सिहेली आबादी है श्रीलंका में। और भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? ये प्रश्न बड़ा ही अजीब है। यहाँ पर बाल लिंगानुपात होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था भी? बाल लिंगानुपात। हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो बाल लिंगानुपात होता तो 919 होता। वैसे 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का लिंगानुपात 943 था। कितना था भी? 943 में ऑप्शन नहीं है, 919 ही उत्तर सही होना चाहिए। और आप कमेंट करके जरूर बताएं। और 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय थे। कौन थे भी? दीनदयाल उपाध्याय थे। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। इस मॉडल पेपर से 20 या 30% कोर्स आपका पुटअप हो सकता है। तो आप सभी मॉडल पेपर ध्यान से देखना, समझना। और
15 नंबर प्रश्न देखो भी, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000, तो चौथे परिवार की आय ज्ञात करनी है। तो आप देखो भी 5 कितने परिवार हैं? भी 4 परिवार। औसत आय कितनी है? अभी 5,000। औसत आय कितनी है? अभी 5,000। तो टोटल आय कितनी थी? भी 20,000। 4 से क्या करो? 20 को मल्टीप्लाई कर दो। एक की 4,000 दे रखी है, दो की कितनी दे रखी है? अभी 7,000, 3 नंबर की 3,000। इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10 4 14,000। अब 20,000 में से 14,000 घटा दो आप, तो 6,000 बचते हैं। चौथे की अपने आप बच जाएगी। दे ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में सत्य कथन है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। ये सही है बात। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, ये भी सही है। तो अर्श ये सही ऑप्शन इसमें गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। असत्य पूछा है ना, तो सही ऑप्शन राइट होगा। आपके ये प्रश्न संख्या 17। अब क्या अभी ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे 17, तो ध्यान रखना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जित करना है, व्यापार को विदेशों में फैलाना है, अपनी वस्तुओं सेवाओं को विदेशों में बेचना है। द ऑप्शन इसमें गलत है, स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना नहीं है इसका उद्देश्य। और आगे देखो भी, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अभी इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभी 24 सितंबर। 24 सितंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपके 18 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जरूर ध्यान से देखें। और 2 नंबर प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला आएगा। इसमें भी 6 प्रश्न आने वाले हैं। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, तो क्या स्थापित किया गया था? अभी जोलवेरिन। सूती कपड़ा उद्योग में एक मुख्य कच्चा माल क्या है? अभी कपास। सन में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी 1953 में। 1953 में। आगे देखो अभी 4 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, राजनीतिक समानता पर। यहां पर क्या है? अभी राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जीडीपी। हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। आगे देखो भी क्या दिया गया। अभी सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, इसे उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी उदारीकरण। अगर सरकार है कोई अवरोध है व्यापार पर लगे हुए या प्रतिबंधों को हटा देती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, स्त्री धर्म विचार पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार पुस्तक है राम चड्ढा ने लिखी थी। इसका उत्तर होगा राम चड्ढा। पांडुलिपियों की कोई 2 विशेषताएं बतानी थी। एक तो पांडुलिपियां किससे लिखी जाती है? भी हाथ से लिखी जाती हैं, हाथ से लिखी जाती हैं। एक तो ये विशेषता बतानी थी। और दूसरी विशेषता ये बतानी थी, ये पांडुलिपियां वो किस पर लिखी जाती थी? भी ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्र पर और हाथ से बने हुए कागज पर लिखी जाती थी। ये बातें आप इसमें बता सकते थे। आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। अभी अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? ये राज सुंदरी देवी ने लिखी थी। रास सुंदरी देवी ने लिखी थी। कब लिखी थी? भी 1876 में लिखी थी। और यह महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। ठीक है। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण को परिभाषित कीजिए। विनिर्माण क्या कहते हैं? भी विनिर्माण कोई वस्तु का दोबारा निर्माण करना, वह प्रक्रिया
जिसमें कच्चे माल या घटकों को मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन या उत्पादों में बदला जाता हो, उत्पादन किया जाता हो या उत्पादों में बदला जाता हो, उसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं से हमने क्या बना दिया, अभी उसको मशीनों द्वारा पीस कर आटा बना दिया, या उससे ब्रेड बना दी, उससे बिस्किट बना दिए, तो ये विनिर्माण है। ठीक है। चिपको आंदोलन का किससे संबंधित है? अभी आप बताएंगे वनों के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रख रखाव कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक संस्था है, वो ये कार्य करती है, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं NHAI। इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का भी योगदान होता है। और आगे दिया गया किस प्रकार के शासन को अच्छा शासन माना गया? अभी लोकतांत्रिक शासन को। किसको माना गया? अभी लोकतांत्रिक शासन को। आगे देखो, अभी लैंगिक विभाजन का क्या है? अभी लैंगिक विभाजन का से बताना है आपको, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अवसरों का असमान बंटवारा ही क्या? अभी लैंगिक विभाजन है। लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में कोई भूमिका है उसका, या जिम्मेदारी है उसका, या अवसर है उनका बंटवारा करना क्या कहलाता है? अभी लैंगिक विभाजन कहलाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार की शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम मिलते हैं? तो इसमें भी आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होती है? जो बैंक हैं, जितने भी हमारे सरकारी या प्राइवेट बैंक हैं, उनमें आय का मुख्य स्रोत क्या है? उनको आय कहां से मिलती है? तो ये अच्छा प्रश्न है। इसमें बताओगे आप ऋणों। ऋण क्या होता है? अभी कर्ज देती है ना बैंक, केसीसी दे रही है, चाहे होम लोन या पर्सनल लोन दे रही है, उनसे जो ऋण कर्ज देती है उनसे, और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज से उनको क्या होती है? भी आय प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भी भारत की किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताने। तो कई कंपनी है, जैसे आदित्य बिड़ला का ग्रुप बता सकते हो आप, एयरबस बता सकते हो, टाटा समूह बता सकते हो, इन्फोसिस बता सकते हो। ठीक है, टाटा समूह एक तो ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय, वो कई जगह इसका काम चलता है। एक आदित्य बिड़ला ग्रुप बता सकते हो, एयरबस बता सकते हो, इन्फोसिस बता सकते हो। ये बहुत कंपनियां हैं, किसी का नाम बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को प्रदत्त किन्हीं दो अधिकारों का नाम बताने आपको। ये सारे प्रश्न एक एक अंक के हैं। इसमें एक तो था सुरक्षा का अधिकार, क्या था? भी सुरक्षा का अधिकार। और दूसरा बताओ सूचना का अधिकार, क्या बताओगे? भी सूचना का अधिकार। ठीक है, आगे देखो, भी खंड ब है, सेक्शन बी, इसमें लघुरात्मक प्रश्न है, दो दो अंक के हैं। इनको हम संपूर्ण उत्तर सहित सीखते हैं। देखो भी, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया, यूरोप के कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग में तुलना करनी थी आपको। ये दो दो अंक के प्रश्न हैं। यूरोप में कुलीन वर्ग पारंपरिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त और शक्तिशाली था, जो वंशानुगत स्थिति, भूमि और राजनीतिक प्रभाव पर आधारित था। इसके विपरीत जो नया मध्यम वर्ग था, वह औद्योगिकरण, शहरीकरण से उभरा, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और पेशावरों से बना था, और उनकी स्थिति शिक्षा, व्यवसायिक सफलता, धन पर आधारित थी। ये राजनीतिक प्रभाव पर आधारित थी, इनकी व्यवसायिक सफलता और धन पर आधारित थी। इनमें दो अंतर बता सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भी भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस का मूल्यांकन करना था। होम चार्जेस क्या होते हैं? भी भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस औपनिवेशिक काल
के दौरान भारत से धन की निकासी का एक प्रमुख हिस्सा था। भारत में जो जितना भी धन था उसको बाहर निकालने का एक तरीका था। इसमें ब्रिटेन में किए गए व्यय शामिल थे। ब्रिटेन में जितने भी खर्चे होते थे वो भारत पर चार्ज किया जाते थे। जैसे कि ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, उनके जो तनख्वाह थी वो भारत के पैसों से दी जाती थी। ब्रिटेन में भेजे गए धन और भारत के विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान, इसका मूल्यांकन यह था कि इसने भारत की आर्थिक निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, व्यापार संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और भारत के औद्योगिक विकास में बाधा डाली। अच्छा प्रश्न है, आपके वार्षिक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, सतत पोषणीय विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है अभी? पर्यावरणीय संसाधनों का उनकी आपूर्ति के अनुसार उपयोग करना जिससे उनकी चिरस्थायी आपूर्ति बने रहे। मतलब वर्तमान पीढ़ी में आप वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना सतत पोषणीय विकास होता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि की व्याख्या कीजिए। कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है भी? कर्तन दहन कृषि एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें जमीन के एक टुकड़े की वनस्पति को काटा या जलाया जाता है। कर्तन काटना, दहन होता है जलाना। इसे निकली राख को मिट्टी में मिलाया जाता है, फिर उस पर फसलें उगाई जाती हैं। 2-3 साल बाद में ये प्रक्रिया दोबारा की जाती है। उसको खेत को जो पहले की खेती की जाती है उसको प्रति छोड़ देते हैं, खाली छोड़ना। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताने कोई 2। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, एक तो शिक्षा में सुधार किया जाए, दूसरा सख्त कानूनी उपाय किए जाएं तो सांप्रदायिकता है वो दूर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण में बेल्जियम मॉडल क्या था? अब बेल्जियम मॉडल का प्रश्न अच्छा है। सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल एक व्यवस्था है जिसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने के लिए सत्ता के विभिन्न स्तरों पर साझा किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 3 आधार लिए जाते हैं। कौन कौन से भी? एक तो स्वास्थ्य, एक है शिक्षा, एक है आय। किसी देश की 3 आयाम देखे जाते हैं। देश का स्वास्थ्य देखा जाता है, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं। शिक्षा देखी जाती है, साक्षरता कितनी है देश की, और आय देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की सूची बनाइए। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत भी करना है आपको। अपने आसपास के वयस्कों के कार्यों का प्राथमिक व्यवसाय कौन से हैं भी? किसान और पशुपालन, मतलब खेती। द्वितीयक में कौन आते हैं भी? दर्जी, मिस्त्री, कारखाने के श्रमिक। और तृतीयक में कौन से आते हैं भी? शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, चालक आदि आते हैं। आगे देखो भी, एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसमें बताओ, एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह बाहरी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है और संसाधनों का उचित उपयोग करता है और आय और संपत्ति के समान वितरण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण में सहायक होता है। एक कथन का उदाहरण सहित बताना है आपको। इसमें देखो भी, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वह उत्पादकों व उपभोक्ताओं को अपने घरेलू बाजार से बाहर निकालने और अन्य देशों के बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिस्पर्धा, विकल्पों में वृद्धि, वैश्विक एकीकरण होता है। उदाहरण दिया गया देखो भी, एक मोबाइल फोन के निर्माण में डिजाइन अमेरिका में हो सकता है, कुछ पुर्जे पूर्वी एशियाई देशों में बन सकते हैं और चीन में असेंबल किए जा सकते हैं, फिर दुनिया भर में बेचे जा सकते हैं, जिससे विभिन्न देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अब खंड सी है, उसमें प्रश्न आपको मिलेंगे, 2-2 प्रश्नों में से एक करना होता है और ये 3-3 अंक के हैं, ठीक है। इसी प्रकार का पैटर्न आने वाला है आपका। कल हम इंग्लिश का मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत करेंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आया, बड़ा प्रश्न है।
उत्तर लिखोगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि युद्ध में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश व्यस्त हो गए, वो लड़ाई लड़ने लगे, जिससे वहां से आयात में भारत में आयात कम हो गया और भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ा घरेलू बाजार खुल गया। इसके अलावा भारतीय उद्योगों में युद्ध के लिए जरूरी सामान जैसे जूट के बोरे, वर्दी, टेंट, जूते बनाने की मांग की गई, जिससे उत्पादन में और तेजी आ गई। इसके अथवा में आया हुआ प्रश्न है, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? विवेचना करनी है। अच्छा प्रश्न है, आपको पेपर में वार्षिक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप बताएंगे नहीं, औद्योगिकरण केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक प्रक्रिया है। औद्योगिकरण है ना, वो एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मशीन आधारित उत्पादन, तकनीकी विकास, कारखानों के साथ साथ परिवहन, संचार और शहरीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होते हैं। यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर मशीनी और प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक प्रणाली की ओर एक बड़ा परिवर्तन होता है, जो आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार को बढ़ावा देता है। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए भी। अच्छा प्रश्न है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकता देश के विकास के लिए कई उद्देश्यों का एक साथ पूरा करने के लिए है। जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में बहुउद्देश्य नाम से स्पष्ट है, कई उद्देश्य है इसके। पहला है सिंचाई का, सिंचाई के पानी उपलब्ध करवाती है, जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण होना, पेयजल आपूर्ति करना, मत्स्य पालन करना, मनोरंजन को बढ़ावा देना। कोई भी योजना हो उसके बहुत सारे उद्देश्य हों तो वो बहुउद्देश्य कहलाती है। ठीक है, ये नदी से संबंधित है। ये परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने, बाढ़ जैसी आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है इनको, और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अथवा में प्रश्न आया है, वर्षा जल संग्रहण के महत्व और आवश्यकता का वर्णन करना है आपको। ये तो आप लिख सकते हो किसी प्रकार से। वर्षा जल संग्रहण का महत्व यह है कि जल की कमी को पूरा करता है, भूजल स्तर को बढ़ाता है और बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, याद करके जाना वार्षिक एग्जाम में। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर 5 साल का निश्चित कार्यकाल, चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करना, ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय संरचना, महिलाओं व कमजोर वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग के गठन जैसी कई विधियों को प्रभावी बनाया। ये सारी गठन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। अच्छा प्रश्न है, जरूर याद करके जाना। हो सकता है छोटा प्रश्न भी आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। अथवा मायावती गठबंधन सरकारों के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के महत्व को टिप्पणी कीजिए। आजकल भी गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधनों के दौर में केंद्र राज्य संबंधों का महत्व बढ़ा है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का महत्व मिलता है। छोटे दल होते हैं ना, उनको महत्व भी मिलता है, और वे अपनी मांगों के आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। इससे राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन यह केंद्र राज्य संबंधों में अधिक संतुलन और सहयोग की भी आवश्यकता पैदा करता है। ऐसे में इन संबंधों का बेहतर प्रबंधन राष्ट्रीय एकता, समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, साख क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए अवसर भी है और जोखिम भी है। ये छोटे किसान है उनको कर्जा दिया जाता है, वो एक मौका भी है, जोखिम भी है। किसी एक किसान का उदाहरण से समझाना है आपको कि ऋण कैसे फायदेमंद हो सकता है और कैसे हानिकारक हो सकता है। देखो भी, साख एक अवसर और जोखिम दोनों ही हो सकता है। जैसे कि राम नाम के एक छोटे किसान के उदाहरण से समझ सकते हैं। साख के फायदे क्या हैं भी? पहला तो अवसर देखो, राम के अच्छे बीज और उर्वरक खरीदने के लिए ऋण लिया, जिससे उसकी फसल की पैदावार में वृद्धि हुई, इससे उसकी आय में वृद्धि हुई, उसे अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली। जोखिम क्या है इसमें? यदि मौसम खराब होता है, जैसे सूखा, बाढ़, तो राम की फसल खराब हो सकती है, ऋण चुकाने में वह असमर्थ भी हो सकता है। ये जोखिम है। नुकसान क्या है भी? राम ने उच्च ब्याज दर पर साहूकार से ऋण लिया था, फसल खराब होने के कारण वह ऋण चुकाने में अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। और खतरा क्या है भी? इस तरह नुकसान के कारण कई छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। ये उदाहरण भी आप दे सकते हो।
अगला इसके थ्रू हम प्रश्न आया हुआ है, अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भी गांव शहरों में क्या भी लोग क्या करते हैं, भी अधिक ब्याज पर पैसे देते हैं, लोगों को ब्याज वसूलते हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। एक परिस्थिति बनाकर बताइए कि यह चक्कर उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अनौपचारिक मोस्ट प्रश्न है, दोनों ही याद करके जाना। अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा वसूली किए जाने वाले अत्यधिक ब्याज दरें गरीब परिवारों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा देती हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ये आपके आसपास के वातावरण में आपको देखने को मिलती है बातें। गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, ये उन्हें अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा चुकाने को मजबूर करता है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। पारिस्थितिकी, अब देखो भी एक उदाहरण दिया गया, रमेश का ऋण संकट। शुरुआती जरूरत, रमेश एक गरीब किसान है, उसके परिवार की गाय बीमार हो जाती है, उसे तत्काल 10,000 रुपए के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। बैंक से ऋण लेने के लिए उसके पास कोई कागजात व जमानत नहीं है। बैंक है वो कागज ना हो तो ऋण नहीं देती है। अनौपचारिक ऋणदाता क्या होते हैं, भी स्थानीय साहूकार के पास जाता है, गांव में कोई है ब्याज देने वाला व्यक्ति, उसे 10,000 रुपए का ऋण देता है, लेकिन 10% मासिक ब्याज दर पर। वार्षिक नहीं है ये, देखो मासिक है। ब्याज का बोझ 1 महीने के बाद रमेश को 1,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता है। इलाज पर खर्च किए गए पैसे के बावजूद अब उसे 11,000 रुपए का कर्ज है। कर्ज का चक्कर, अगली फसल खराब होने का कारण रमेश को और भी पैसे चाहिए, वह फिर से साहूकार से उधार लेता है, जिससे उसका मौजूदा कर्ज और बढ़ जाता है। अब उसे मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान करना है, जो उसकी आय से कहीं अधिक है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा भी, आय का शोषण। रमेश ने अपनी पूरी कमाई ब्याज चुकाने में ही लगानी पड़ती है, इसके पास परिवार की जरूरतों, भोजन और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचता। गरीबी में वृद्धि क्या होती है भी, कर्ज का बढ़ता बोझ उसे और भी गरीब बना देता है। वह हमेशा कर्ज चुकाने की चिंता में रहता है, कोई बचत नहीं कर पाता, और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। भावनात्मक तनाव क्या है अभी, यह स्थिति उसे मानसिक और भावनात्मक तनाव देती है, जिससे उसका सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी भी प्रभावित होती है। खंड दे, देखो भी इसमें आपके 4-4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा। 18वां प्रश्न देखो भी, भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन भी है। कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय इतिहास में पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थी, और क्योंकि इससे भारतीयों को अपनी गौरवशाली सभ्यता, कला, विज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से जोड़ा, जिससे उनके आत्मसम्मान और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगी। 8वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विस्तार से वर्णन करना है आपको। इसमें बता सकते हो आप, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कई कारण थे। पहला था ब्रिटिश शासन का शोषण, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, संचार और परिवहन के साधनों का विकास शामिल थे। इन कारकों ने भारतीय में एकता, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया, इससे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 19 नंबर प्रश्न आया, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी है आपको। अब राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं भी, पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, नीति निर्माण, जनता को राजनीतिक रूप देना, विभिन्न हितों का समन्वय, सरकार की निगरानी। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इन्हें याद भी कर सकते हो। उम्मीदवारों का चयन करना, जनमत का निर्माण करना, ठीक है। और इसके 8वां प्रश्न आया हुआ है, राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करें, आपके अनुसार इनके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक तो देखो भी, राजनीतिक दल बेहतर ढंग से काम करें, इसके लिए एक तो आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना पड़ेगी, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब आदमी और औरत में, पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त योग्यता के आधार पर पद देना, ज्यादा योग्य है उसको बड़ा पद मिलना चाहिए। सकारात्मक चुनाव प्रचार करना और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। ये आप टॉपिक लिख सकते हैं। अब देखिए भी अगला प्रश्न आपका मैप नक्शा आने वाला है भारत का। 20 नंबर प्रश्न है, वो भी 4 अंक का आने वाला है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। पहले नक्शे में अजमेर, गया, राउत बाटा, ये जो खनिज क्षेत्र है वो भरने गांधीनगर।
4 अंक का 4 नंबर है अथवा माया हुआ है। इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भरने आएंगे, ये आप जरूर याद करके जाना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नेवली, बड़ोदरा, अंता और अंकलेश्वर। अब इनको मैप में देखते हैं हम। देखो भी इसमें देखो भी नक्शे में मैप में एक तो था आपका अजमेर भरना, ये अजमेर रहा, ठीक है। एक राउत बाटा भरना था, ये राउत बाटा रहा। और यहां पर क्या था अभी, अंता। और ये क्या है अभी, गांधीनगर, ये वाडोदरा है। और ये क्या है अभी, अंकलेश्वर। और ये क्या है अभी, नेवली। और ये क्या है अभी, गया। ये 8 भरने थे। धन्यवाद।